मेरठ हापुड़ लोकसभा संसदीय सीट से राजेंद्र अग्रवाल तीसरी बार सांसद चुने गए हैं और उनकी बेहतरीन कार्यप्रणाली, उनका लोकप्रिय व्यवहार और काम करने के प्रति उनकी अलग इच्छा शक्ति है, जिस कारण से उनको तीसरी बार यहाँ की जनता ने उनको सांसद के रूप में चुना है। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। एमएससी फिजिक्स से करने के बाद और इससे पहले स्कूली शिक्षा से वो आरएसएस जुड़े हुए थे और भाजपा से इनका पुराना आता है। 13 साल संघ में प्रचारक के रूप में काम किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि इनकी अनुशासन की कार्रवाई के कारण और अनुशासन रवैये के कारण ये संसद में सबसे ज्यादा उपस्थित होने वाले सांसदों में एक है, जबकि 80% वहाँ की माना जाता है कि 80% जो आता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इनकी 98% उपस्थिति है और उन्होंने कम 298 बार प्रश्न पूछा है उन्होंने और तमाम 6 बार उनके विधेयक भी इन्होंने अपनी निजी जो विधेयक होते हैं पूछे उन्होंने, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट बेंच है, जल है, स्वास्थ्य है, प्रदूषण है और ये तमाम समितियों के सदस्य भी हैं। आज दैनिक जनवाणी कार्यालय में हम आपका स्वागत करते हैं सर, और आपने उनको समय दिया और मैं इस बारे में आपसे तमाम बातों में चर्चा भी होगी। आपकी राय भी हम जानेंगे, आपकी मेरठ के विकास को लेकर आपकी क्या योजनाएं, आपकी निजी जिंदगी में क्या सोचते हैं और आपने राजनीतिक जीवन आपने कहाँ से बचपन से लेकर कहाँ तक लेके इस बारे में हमारे सहयोगी राम मोदी। मैं पहले सांसद जी आपका स्वागत करता हूँ जनवाणी न्यूज में आप पहुंचे। मेरा पहला सवाल यही है कि आरएसएस से जुड़ने से इनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और सफर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरे घर में, मेरे परिवार में संघ का प्रवेश पहले से ही था। मैंने मेरा 1951 का जन्म है। उससे पहले 1948 में गांधी जी की हत्या हुई और संघ के ऊपर एक मिथ्या आरोप लगाया गया गांधी जी की हत्या में शामिल होने का, तो प्रतिबंध भी लगा संघ के ऊपर। यानी मेरे जन्म से पहले ही मेरे घर के अंदर मेरे चाचा जी उस समय जब प्रतिबंध लगा तो जेल में गए, तो परिवार के लोग मेरे संघ से जुड़े हुए थे। और इसलिए जब मैं छोटी आयु में ही, संयोग ऐसा भी था कि मेरे घर के पास ही शाखा लगती थी, तो हो सकता है मैं 5-6 साल का ही रहा हूँ, शिशु बिल्कुल, तो खेलने के जैसा आकर्षण होता तो मैं चला जाता था। और फिर जैसा मैंने कहा, क्योंकि घर के अंदर संघ का प्रवेश था तो संघ के लोग आते रहते थे, उनसे संपर्क होता रहता था, वो बातें करते रहते थे, उनकी बातें सुनता रहता था। उसी क्रम में धीरे धीरे मैं जैसे जैसे मेरी आयु भी बढ़ती गई तो मैं भी संघ के काम के प्रति गंभीर होता चला गया। और फिर पढ़ाई के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैं उसी काम के अंदर एक रुचि होने लगी और मुझको भी लगा कि सामाजिक सेवा की दृष्टि से संघ एक अच्छा माध्यम है। और इसलिए ये बात भी है कि मैंने एमएससी करने के पश्चात मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ा है। उसके बाद फिर मैं संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जो प्रचारक कहते हैं, उसके नाते भी मैंने 13 वर्ष कार्य किया। आप बेहद मधुर भाषी और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं आपका, और लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका जब आप निभाते हैं उस समय खुद को कैसे काबू कर पाते हैं? नहीं, ये जो आपने कहा, देखिए, एक तो मैं जब पहली बार लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा तो मुझको भी ये ख्याल आया कि ये बहुत महत्वपूर्ण ये आसन है और इसकी एक मर्यादा है। तो मैं 2 बातें कह सकता हूँ खाली। एक तो पहली बात तो ये कि वहां पर बैठने के पश्चात एक तो ये कभी ख्याल में नहीं आता कि आप किसी दल विशेष के सदस्य हैं। आप जो फिर पूरे हाउस के हैं, चाहे वो भाजपा के सांसद हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, वो एनसीपी के हों या टीएमसी के हों या किसी ऐसे दल के भी हों जो बहुत कटु आलोचना भाजपा की करते हैं या सरकार की करते हैं, लेकिन वहां पर यह भाव नहीं रहता कि आप जो है किसी एक दल विशेष के सदस्य हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मर्यादा यदि रहती है आप, क्योंकि यदि आपके अंदर भाव है कि आप सबके हैं तो फिर आपकी भाषा में अपने आप ही मर्यादा आ जाती है। लोग हल्ला भी करते हैं कई बार, तो उनको अच्छे से आप आग्रह करके बिठा सकते हैं, बैठते भी हैं और सदन कोऑपरेट भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो आसन की विशेषता है। वो जैसे वो विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में कहा जाता है, उस आसन की ऐसी विशेषता है कि वहां पर बैठने के बाद व्यक्ति दल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो आपने देखा होगा कि अन्य दलों के भी हमारे जो माननीय सांसद हैं वो अनेक बार चेयर करते हैं, परंतु वो भी तटस्थता के साथ सारे हाउस को चलाते हैं। तो यही एक बात है जो मेरी वहां पर हाउस को चलाने में मदद करती है। समाज सेवा और परिवार की सेवा में तालमेल बैठाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में आप कैसे दोनों भूमिका में लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि परिवार के सहयोग के बिना
और सहयोग का अर्थ ये भी होता है कि परिवार के कंट्रीब्यूशन के बिना या त्याग के बिना कोई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता। तो यदि समय दिया जाता है समाज के अंदर या राजनीति के अंदर, तो निश्चित रूप से वो परिवार के संबंध से कटौती करके ही दिया जाता है। और परिवार का ये सहयोग होता है कि वो उस कटौती को प्रेम के साथ, या कभी कभी छोटी मोटी कोई परेशानी भी होती है लेकिन उसके बाद भी उसको स्वीकार करते हैं। तो यही इसी से तालमेल बनता है। यदि मान लीजिए इस विषय को लेकर के कभी तनाव रहने लगे घर में, तो या तो परिवार टूटेगा या व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर गतिविधियां बंद हो जाएंगी। तो कोई भी व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, तो बिना परिवार के सहयोग के, उसके त्याग के संभव ही नहीं है। और उन्हीं के द्वारा जो एडजस्टमेंट होता है उससे सारी बातें बनती हैं। बाकी भाई ध्यान तो रखना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत जितना होता है मैं भी ध्यान रखता हूँ, परंतु निस्संदेह ये काफी कठिन होता है और बिना परिवार के सहयोग के संभव नहीं है। मेरठ और हापुड़ में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपने चालू कराई, किन बुनियादी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस दौरान? देखिए, मैं 2009 से मैं सांसद हूँ और मैं जब संसद में गया तो मीडिया के माध्यम से, जनता के जो सक्रिय लोग हैं जनता के अंदर, विभिन्न संगठन है, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से जो समस्या मेरे ध्यान में आती थी या मैं जो खुद भी देखता था, उससे मुझको लगता था प्रारंभ में ही कि मेरठ की जो दिल्ली से कनेक्टिविटी वो बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली इतना निकट है, एनसीआर के अंदर लोग रहते हैं, परंतु तो कनेक्टिविटी के अभाव के अंदर मेरठ का विकास बहुत पीछे रह गया है। तो मैंने अपनी जो कार्य सूची बनाई संसद के लिए, उसके अंदर मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी को मैंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैंने कोशिश की और मैंने सवाल बहुत उठाए। यानी यदि मैं पहले टर्म के विषय में कहूँ तो लगभग 80 सवाल केवल मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उठाए, तो मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली। कोशिश मैंने बथेरी की। तो यदि पहले साल की उपलब्धि में कहूँ, पहले टर्म की, तो एक राज्य रानी ट्रेन केवल हमको मिल पाई। बाकी की कोई कनेक्टिविटी के मामले में या अन्य किसी मामले में सफलता नहीं मिली। परंतु ये अवश्य है कि लगभग प्रत्येक विषय को, प्रत्येक समस्या को जो मेरे ध्यान में लाई जाती थी या मेरे ध्यान में आती थी, उसको मैंने उठाया। उसका लाभ ये हुआ कि जब दोबारा 2014 में सांसद बना, जनता के आशीर्वाद से कह लीजिए, तो तब सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य संस्कृति है, उसका परिणाम सब जगह दिखाई देता है। तो आज मेरठ के अंदर हाईवे बन चुका, मेरठ की रेवेन्यू बहुत तेजी से चल रही है। मेरठ में तो और भी जो प्रोजेक्ट है, चाहे आईटी का हो, चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे वो पासपोर्ट केंद्र हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे रेलवे से संबंधित विषय हो, बहुत सारे विषय हैं। तो उन सबको करने में इसलिए सफलता मिली क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली उस प्रकार की है, सरकार का एजेंडा उस प्रकार का है। और उसमें कठिनाई केवल यही आती थी, और कोई कठिनाई नहीं आती थी, कि धीरे धीरे जो हमारे शासकीय अधिकारी भी हैं, उनको निरंतर हमको आग्रह करना पड़ता था। और बाकी तो जैसा मैंने कहा कि कार्यशैली अलग थी, इसलिए काम होते चले गए। सांसद जी, बचपन में शाखाओं से मिले कड़े अनुशासन को लेकर आप चल रहे हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति को कहाँ पाते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति हैं, पिछले वर्षों के अनुभव के कारण से कह लीजिए, उनके प्रति बाई एंड लार्ज सम्मान का भाव नहीं है। यदि मैं सांसदों की बात करूं, विधायकों की बात करूं, तो इस प्रकार की बातें रही हैं। और प्रधानमंत्री जी इसके संबंध में तो बहुत चिंता व्यक्त करते हैं, बराबर सांसदों को भी कहते हैं, विधायकों को भी कहते हैं कि हम अध्ययन करें, हम पढ़ करके आए, हम जो अच्छे ढंग से चर्चाओं में भाग लें और योग्य व्यक्ति आगे बढ़े। यानी सब बातें होती हैं। ये तो आज की राजनीति के अंदर यदि मैं ये कहूँ क्या स्थिति है, तो पिछला जो आज से यदि 10-15 साल पहले का जो कार्यकाल था, वो रिप्रेजेंटेशन की दृष्टि से उतना अच्छा उसको मैं नहीं मानता। यानी देश की आज़ादी के समय जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था। वो एक ऐसा वर्ग था जो देश की आज़ादी की लड़ाई में से निखर करके आया था। लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई, तो उसका एक नुकसान सारे के सारे सिस्टम को हुआ। परंतु अब पिछले 10-12 साल से उसमें सुधार भी आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज राजनीति के अंदर थोड़े बेहतर लोग भी आ रहे हैं, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव पहले के मुकाबले अधिक हुआ है। आपके बारे में कहा जाता है कि संसद भवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके मस्तिष्क में तमाम प्रश्न रहते हैं,
वहाँ प्रश्न पूछने में बहुत ज़्यादा माहिर भी हैं, और यही कारण है कि आपने करीब 300 से ज़्यादा प्रश्न आपने पूछे। तो जिस तरह से आपकी प्रश्न पूछने की आदत है, तो क्या घर में भी आपकी आदत है कि भाभी जी से या बच्चों से या रिश्तेदारों से? नहीं, संसद में प्रश्न तो इसलिए पूछे जाते हैं, क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और घर के अंदर तो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, तो घर की व्यवस्था अलग रहती है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के जो जिज्ञासु भाव होता है, जो व्यक्ति के सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो उसके जीवन में हमेशा रहती है। यदि वो प्रवृत्ति है तो घर के अंदर भी वो उसका उपयोग करता है, वो समाज के अंदर भी उपयोग करता है, और यदि जैसा मैं सांसद हूँ, किसी एक सदन का सदस्य हूँ, तो वहाँ भी उसको वो प्रवृत्ति उसकी काम आती है। तो इतनी बात है। और घर के अंदर प्रश्न तो मुझसे ज्यादा पूछे जाएंगे, और मुझे उनका समाधान भी करना होता है। और घर में मैं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता हूँ जी, मैं प्रश्न पूछता हूँ केवल संसद के अंदर। राजनीति में तो आप माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे आपने ओहदा भी हासिल किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। राजनीति के अलावा आपको और किस चीजों में ज्यादा रुचि है? देखिए, तो प्रारंभ से मुझको थोड़ा पढ़ने में रुचि रही है। यानी मैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में था, तब भी मैं पढ़ने का मेरा स्वभाव था। यानी मैंने कभी इंटरमीडिएट के समय या बीएससी के समय काफी प्रचुर मात्रा में साहित्य पढ़ा, पूरा प्रेमचंद पढ़ा मैंने, शरद चंद्र को पढ़ा मैंने, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा मैंने, या और भी जो बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ लेखक थे या कवि थे, उनको मैंने पढ़ा। महाभारत है या रामायण है या जो है गीता है, यानी ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। या जेल के अंदर में गया तो मैंने वहाँ कुरान है, बाइबल है। यानी मैंने मेरी पढ़ने की आदत है, फिलोसफी से जुड़े हुए विषयों को पढ़ना, इतिहास से जुड़े विषयों को पढ़ना। मैं समझता हूँ कि काफी मैं उसके अंदर मेरी रुचि भी रही है, और मैं रुचि क्यों नहीं रहती थी, समय भी निकालता था मैं। इसके अलावा खेलों की दृष्टि से मेरा क्रिकेट में बहुत मेरा रुचि रही है। थोड़ा बहुत मैं खेला हूँ, थोड़ा बहुत ही खेला हूँ, और थोड़ा टेनिस का तो मैं दर्शक ही हूँ, लेकिन इन खेलों में मेरी रुचि रहती है। तो ये सामान्यतया ये मेरी रुचियाँ हैं। एक अहम सवाल है कि राजनीति में आपके तमाम गुरु भी रहे होंगे, हीरो भी रहे होंगे। जैसा कि आप कहते हैं कि आपके घर में संघ के लोग आते थे, आप उनकी बातों से उनके प्रभावित रहते थे, जो आगे चल के आपको शाखा से जोड़ा आपको। क्योंकि आपको लगता है कि बॉलीवुड में आपको कौन पसंदीदा हीरो है, और जिसके लिए आपने फिल्में देखी होंगी, और जिनके बारे में आप सोचते होंगे कौन हीरो और कौन हीरो आपने ज्यादा आपको प्रभावित किया? देखिए, पुराने समय के एक बड़ी प्रसिद्ध तिकड़ी थी उस समय, यूँ हालांकि गुरदत्त की प्यासा या कागज के फूल, ये सबसे बड़ी प्रसिद्ध फिल्में थी। लेकिन कुल मिलाकर के मुझको देवानंद का मुझको ज़्यादा प्रभावित करता था। उनका जो, जैसे उनकी फिल्म गाइड है, वो मेरी बहुत ही अच्छी, बड़ी प्रिय फिल्म है। जो फिर बंदनी है, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब की ये आनंद है, या ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन यदि उस समय की दृष्टि से देखूं, सोचूं मैं, तो बेशक देवानंद का जो अपना करेक्टर रहता था, थोड़ा सा मस्त सा, थोड़ा सा सबके बीच में घूमता सा, तो वो मुझे बड़ा पसंद आता। और हीरोइन में तो अनेक हैं जो अभिनय की दृष्टि से, लेकिन मैं उस समय साधना बहुत अच्छी अभिनेत्री के रूप में थी, या वहीदा रहमान बहुत अच्छी अभिनेत्री के रूप में थी। मतलब कई सारी अभिनेत्रियां थी, एक का विषय में नहीं कहा जा सकता। आपने भी जैसे कहा था कि साहित्य में आपकी बड़ी रुचि थी, तो आपने सबसे पहले फिल्म का नाम लिया, ऐसे हीरो का नाम लिया गुरदत्त का। तो आप निश्चित रूप से गुरदत्त की सोच थी, और शायर के, और जो उस जमाने में शायर के गीत और गुरदत्त का जो तालमेल बना, प्यासा में जैसे आपने प्यासा नाम दिया, तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा एक दर्शन है कि जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, हमको अपने अंदर का जो व्यक्तित्व जो हमारे बचपन से छुपा हुआ था, और आगे निकालना है? नहीं, देखिए, जिंदगी के बारे में ये बड़ा जटिल सवाल है जो आपने कहा है। और गुरदत्त का आपने जिक्र, साहिबी और गुलाम का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा, जो उनकी फिल्म थी, अद्भुत फिल्म थी उसके उपन्यास के ऊपर। लेकिन ये जो मैंने देवानंद का जो नाम लिया, उनकी एक फिल्म का वो गाना है, मैं जिंदगी का साथ चला गया, मुझे कई बार, हम दोनों का, तो मुझे कई बार लगता है कि ये जो जीवन के प्रति जो एक नजरिया है, ये लगभग मेरा भी नजरिया है। मैं कोई बहुत कभी असंतुष्ट नहीं होता, मैं कभी कोई बहुत बेचैन नहीं होता, मैं अपना काम करता रहता हूँ। जो चीज मिल गई वो ठीक है, जो नहीं मिली उसको भूल गए।
तो इसी प्रकार का जो गीत है फिल्म की के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, मुझे बड़ा सटीक लगता है। कहीं लगता नहीं आपको आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं शायर का भी प्रभाव है थोड़ा बहुत? है जी, ये जो शायर का एक व्यक्ति के रूप में हमला गया, शायर लुधियानवी बहुत गजब के शायर थे और इस प्रकार के उस वक्त की हिंदी फिल्मों के अंदर खास तौर से बहुत बड़े शायरों का, कवियों का योगदान था। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए पुराने फिल्मी गाने बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि उनके कंटेंट भी होता था, उनके अंदर संगीत का भी बहुत शानदार इस्तेमाल होता था, गायन भी बड़ी मेहनत से लोग करते थे। तो लेकिन कुल मिलाकर के उस जो लोकप्रिय संगीत गीत हैं उनका सबका प्रभाव पड़ता ही है। सबसे जो अहम सवाल है जो मेरठ का, जो आपसे ज्यादा उम्मीदें की जाती है लोगों से, क्योंकि आपका तीसरा कार्यकाल है कि जो हाईकोर्ट बेंच की मांग बढ़ती है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, तो ये क्या एक पहेली है कि ये हकीकत है, कब तब्दील होगा ये? देखिए, हाईकोर्ट की बेंच के विषय में मैंने कई बार संसद में इस विषय को उठाया है और प्राइवेट मेंबर बिल भी इसके अंदर डाला है। कई बार मैंने प्रश्नों के अंदर जो क्वेश्चन आवर था उसके अंदर भी मैंने विषय को उठाया है और हम लोग जो है विभिन्न स्तरों पर मंत्रियों से मिले हैं, एक बार प्रधानमंत्री से ही मिले हैं। तो एक तो किसी भी स्तर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, इससे असहमति किसी भी व्यक्ति ने व्यक्त नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री तो उन्होंने केवल हमारी बात सुनी, उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा, और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का एक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बाकी के सभी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं आपकी मांग गलत है। यानी आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन मैंने पूछते सब हमारे तत्कालीन मंत्री महोदय ने, क्या आपकी मांग बिल्कुल ठीक है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच, ये जो इस वक्त वर्तमान व्यवस्था है जिसके अंदर हाई कोर्ट की स्वीकृति आवश्यक है, जिसके अंदर विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक है। विधानसभा सरकार हमारी है, जैसा आपने कहा, ठीक है बात हो, तो चलिए वहां से हो भी जाए। तो लेकिन यदि हाई कोर्ट उसकी संतुष्टि नहीं करता तो हाई कोर्ट की बेंच नहीं बन सकती। क्या लगता है ऐसी चलती रहेगी पहले? नहीं, इसके अंदर जो मैंने कहा भी, मैंने संसद में भी इस विषय को इसी ढंग से रखा है कि केवल मेरठ की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 3 बेंच और बननी चाहिए। मेरठ में बने, आगरा में बने, गोरखपुर में बने, और संयोगवश तीनों के सांसदों ने, तो गोरखपुर के सांसद माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी थे, हमारे आगरा के अंदर शासक रामशंकर कटेरिया जी थे, मेरठ से मैं था, हम तीनों ने ही इस विषय को लोकसभा के अंदर बाकायदा उठाया है। तो हमने तो ये कहा कि जो त्वरित न्याय देने की दृष्टि से तीनों स्तरों पर हाईकोर्ट की बेंच बने, तीनों का क्षेत्रफल लगभग 14 15 जिले होता है, यानी कुल 5 हो जाएंगी, तब 2 भी है, इलाहाबाद है और लखनऊ है। तो ये जो सारा जोड़ करके हमने कहा, मेरा कहना ये है, मेरा आग्रह ये है कि संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करके संसद ये तय करे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ बेंच हो। हमने 3 का सुझाव दिया है और देश के अन्य प्रदेशों के अंदर भी कहाँ बेंच हो। कुल मिलाकर के सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, जो बात वो कहती भी रहती है सरकार, कि न्याय त्वरित हो और न्याय सस्ता हो, न्याय सुलभ हो। तो ये बातें यदि करनी है तो हमको संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करके जगह जगह पर जहां जहां जरूरत हो हाई कोर्ट की बेंच बनानी होंगी। उसमें उत्तर प्रदेश की भी 3 बेंचों का मेरा सुझाव रहता है। जी, आखिरी सवाल ये जो बहुत मौजूद सवाल है कि आपने रैपिड भी दे दी, मेट्रो भी दे दिया और आपने तमाम डेवलपमेंटल लोगों को एहसास भी कराया, ये एयरपोर्ट की भी आने की उम्मीद है? क्योंकि कई बार कहा जा रहा है एयरपोर्ट भी आएगा, क्या तकनीकी प्रॉब्लम है? नहीं, एयरपोर्ट जरूर आएगा। देखिए, एक तो बात तो बड़ी स्पष्ट ध्यान में आनी चाहिए कि बड़े एयरपोर्ट की बात कभी भी यहाँ पर थी नहीं, उतनी जगह भी हमारे पास नहीं है, इसलिए वो तो वहाँ पर बन गया जेवर के अंदर जो जरूरत है। क्योंकि दिल्ली का जो बड़ा हवाई अड्डा है वो अब जो ट्रैफिक बढ़ा है हमारा, उसका भार सहने में वो सक्षम नहीं है, वो छोटा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर हवाई अड्डा बनना था या बनना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसमें केवल एक कठिनाई है कि 150 किलोमीटर से कम दूरी पर मेरठ दिल्ली से है। तो एक MOU है एयर इंडिया का, वो मंत्रालय का, जो वहाँ के GMR वाले जो हैं, जिन जो हवाई अड्डा को वो चलाते हैं दिल्ली वाले को, उनके अंदर ये एक MOU है कि हम 2035 तक किसी भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का होता है। तो हालांकि हवाई अड्डा बन गया है बड़ा जेवर के अंदर, जैसा मैंने कहा, कि वो उसका लोड नहीं सहन कर पा रहे, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, परंतु उस दायरे में मेरठ भी आता है। तो मेरठ के अंदर नया हवाई अड्डा बनने में ये केवल दिक्कत है, लेकिन इसके बाद भी
हम लगातार आग्रह कर रहे हैं केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी। केंद्र सरकार का कहना यह है कि हमारी तरफ से तो हमने रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर आदेश कर दिया है, प्रदेश सरकार जगह दे दे और वहां पर एक्टिविटी शुरू हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम जगह दे देंगे। तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन सूनर और लेटर मेरठ के अंदर आरसीएस के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर हवाई अड्डा बन जाएगा, जिसमें 72 सीटर जो हवाई जहाज है, हम प्रारंभ में हमने मांग की है कि एक प्रयाग के लिए मिल जाए, इलाहाबाद के लिए, और लखनऊ के लिए 2 रूट, एक राजधानी है हमारी और एक हमारा हाई कोर्ट है। तो ये हो जाएगा, फिर बाकी स्थानों पर भी वो प्रारंभ हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में मेरठ का हवाई अड्डा भी प्रारंभ हो जाएगा। अभी आज दैनिक जनवाणी में जब सांसद जी आए तो सांसद जी का एक नया रूप लोगों ने देखा, और कि जिस तरह गंभीरता से राजनीति कर रहे हैं उसी गंभीरता से वो विकास के बारे में सोचते हैं, और साथ ही कि जीवन का दूसरा पहलू भी, फिल्म भी देखते हैं, क्रिकेट में भी रुचि है और टेनिस में भी है। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ हमने आज आपकी मुलाकात कराई, और सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक जनवाणी में आप पधारने का। आपका बहुत बहुत